बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं सईद चौधरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर ता बंदयाल जाते जाते सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल कयूम सिद्दीकी के हाथों बेइज्जत हो गए। क्या अब्दुल कयूम सिद्दीकी का ये सोचा समझा इकदाम था? असल वाकया पेश कैसे आया, इसका पस मंज़र क्या था, जो मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस और अब्दुल कयूम सिद्दीकी के दरमियान, इसका पस मंज़र क्या था? और 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान बंदयाल साहब। उनके बाद हम ख्याल जो जजेस हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा और सबसे पहले कौन सा जज घर जाएगा, उसको घर भेजने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं। ये खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर क्या मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के साथ एस्टेब्लिशमेंट की जो मोहब्बत है वो कम हो गई है, कोई और कर देख ले उन्होंने, की मामला चल रहे हैं। ये भी हमारी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे सदर मुमलकत जनाब आरिफ अलवी साहब की, कि क्या वो मुल्क में कोई आईनी बहरान पैदा करना चाहते हैं, इलेक्शन की तारीख देख के कोई इंतशार फैलाना चाहते हैं, अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, पीटीआई के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, या सदर के तौर पर वो काम जारी रखना चाहते हैं। ये खबर निकली कैसे? ये मुलाकात होती है हमारे जो वफाकी वज़ीर कानून है उनकी सदर मुमलकत से। उसके बाद ये खबर वजारत कानून से ये खबर निकली है, वजारत कानून के ज़राए से। ये सदारती ज़राए से खबर नहीं आई, ये वजारत कानून के ज़राए से खबर आई है। और ख़बर ये आई है कि जनाब सदर साहब उनसे पूछते रहे हैं कि जनाब आइन के आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत ये मेरा इख्तियार है कि मैं इलेक्शन की तारीख दूँ, यानी इलेक्शन की तारीख देने के लिए, जनरल इलेक्शन की तारीख देने के लिए सदर मुमलकत उनसे मुशावरत कर रहे थे, जिससे वज़ीर कानून ने ये तासर लिया होगा कि सदर मुमलकत तुले हो गए हैं कि जनाब उन्होंने तारीख देनी ही देनी है। और आज ये खबर भी चलती रही है कि जो उनके उमर अयूब साहब हैं सेक्रेटरी, उन्होंने ख़त लिखा है सदर मुमलकत को कि जनाब आप तारीख दें, इलेक्शन की आपका इख्तियार है। और ये खबर जो आज चल रही है, ये कई दिन पहले मैंने ये खबर आपकी गोशगुजार कर दी थी। मैंने ये भी बता दिया था कि अली ज़फ़र साहब भी मिले हैं, और उससे पहले एक व्लॉग में मैंने ये बता दिया था कि ख़त लिख दिया है पीटीआई ने सदर मुमलकत को कि आप तारीख दें इलेक्शन की, आइन के आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 48(1) से कतई नज़र 48(1) ये है कि सदर ने वज़ीर आज़म और काबीना की एडवाइस पे काम करना होता है। लेकिन यहाँ काबीना की एडवाइस पे काम नहीं करना होता, जो सब आर्टिकल 5 का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें ये लिखा हुआ कि सदर अगर असम्बली तहलील करते हैं तो फिर वो इलेक्शन की तारीख भी देंगे। अब सदर साहब उनके साथ ये बातें करते रहे कि जनाब ये देखें मेरा इख्तियार है, वो बताते रहे कि नहीं जनाब इलेक्शन कमीशन जो है उसका इख्तियार है, इलेक्शन एक्ट के तहत उसमें ये तरमीम कर दी गई है कि जनरल इलेक्शन का ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन करेगा। और फिर दूसरी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ना वो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। और फिर सदर साहब को ये बताया गया कि जनाब आपने असम्बली तहलील नहीं की, आपने तो डिवाइस पे तहलील की है। उन्होंने कहा जनाब वो तो डिवाइस पे ही तहलील होती है। और इलेक्शन कमीशन और हमारी वजारत कानून का, वफाकी वजारत कानून का जो ये कहना है कि जनाब आप तो 58 आर्टिकल जो है उसका सब आर्टिकल 2 के तहत अगर असम्बली तहलील करें तब ही आप इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। और वो ये कोई नहीं बता रहा कि 58(2) जो है ये गैर मौसर हो चुका हुआ है। आइन में जो तरामीम हो चुकी हुई हैं उनके बाद ये नहीं रह गया हुआ, उसके तहत असम्बली तहलील ही नहीं होनी। अब उसमें तो ये लिखा हुआ कि अगर तहरीक अदम पेश हो जाए और वो कामयाब हो जाए वज़ीर आज़म के खिलाफ और दोबारा नए वज़ीर आज़म का चुनाव ना हो सके तो फिर जो सदर है वो असम्बली तहलील कर देगा। ये अब वो सूरत हाल ही नहीं है। अब तो आइन में ये लिखा हुआ है कि जो टोटल अरकान है, टोटल रकनीत जो है, यानी 342 अरकान, उनकी सादा अक्सरियत चाहिए मुंतखब होने के लिए वज़ीर आज़म को। अगर वो मुंतखब नहीं हो पाता तो फिर जो रन ऑफ इलेक्शन है वो होगा। और फिर उसमें यह है कि जो हाजिर अरकान की अक्सरियत ले जाए, ये तो अब मुमकिन ही नहीं रहा कि नए वज़ीर आज़म का इलेक्शन ना हो सके, इंतखाब ना हो सके। बहरहाल ये आइन में लिखा हुआ है
तो वो पुरानी चली आ रही है तरमीम, जब 58(2)B होती थी उस वक्त से चली आ रही है, तो बहरहाल वो चली आ रही है, नहीं उसको किसी ने वो हज़फ किया या उसमें तरमीम की, तो ये तो उसका इख्तियार बहरहाल है नहीं। अब तो सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे ही तोड़नी होती है। अब सदर साहब को ये समझाया है वज़ीर कानून ने कि भाई साहब जो आप ये कह रहे हैं कि मेरा इख्तियार है, उन्होंने लिख के भी यही दिया था उनको, जो एडवाइस लिख के भेजी थी, जो राय दी थी उन्होंने सदर को, वो भी यही दी थी उन्होंने कि अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि 48 सब आर्टिकल 5 के तहत असम्बली तहलील होने के बाद तारीख जो है इलेक्शन की वो आपने देनी है, तो वो आइन में ये लिखा हुआ है कि कौमी असम्बली की तहलील के बाद कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए आइंदा इलेक्शन की तारीख सदर ने देनी है। जबकि सूबाई असम्बलियाँ जो तहलील की हैं गवर्नरों ने, उनकी तारीख तो गवर्नर ने देनी है। तो आप पूरे मुल्क में सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इलेक्शन की तारीख कैसे दे सकते हैं? तो बहरहाल उस वक्त तो वो अपने घर आ गए, सदर साहब वहाँ बैठे रहे, लेकिन ये पूरे मुल्क में पूरा दिन ये चलता रहा है कि जनाब सदर साहब जो तारीख देने वाले हैं, कोई बहरान पैदा करने वाले हैं, पीटीआई के दबाव में आ गए, बुशरा बीबी का जादू चल गया, इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। अब मेरी इतला के मुताबिक सदर मुमलकत किसी ताले आजमाई या मुहिम जुई के मूड में नहीं है। उन्हें चौथे फ्लोर पे वाने सदर में जो समझा दिया गया था कि सदर साहब तुसी पंगा ना लवो, हरकत नहीं करने दे सके गैर कानूनी ये वो, बहरहाल आराम ना तुसी अपनी सदारत करो, नवे सदर तक रवो, थोनू कौन कहंदा। मेरा ख्याल है कि वो सदर साहब को भी इस बात की समझ है, उनको ये भी पता है कि अगर उन्होंने इलेक्शन की तारीख दे दी, एक तो ये कि वो सिर्फ कौमी असम्बली की तारीख दे सकते हैं, सूबाई असम्बलियों की नहीं दे सकते, उनका इख्तियार ही नहीं है ये। और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सदर साहब अगर तारीख देते हैं तो वो उसको तस्लीम करने से इनकार कर देगा, नहीं मानेगा इलेक्शन कमीशन उनकी बात, फिर मामला अदालत में जाएगा, फिर वहाँ कड़मस मचेगा। और अब तो बंदयाल साहब के भी 2-3 दिन रह गए हैं, तो वो जो मौजें पीटीआई की लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस की देखा देखी, वो मौजें तो अब इनको मिलनी नहीं है। अब तो आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने हैं। सदर साहब मेरी इतला के मुताबिक ये किसी एडवेंचरिज्म या ताले आजमाई के मूड में नहीं है, वो नहीं तारीख देंगे, बयान शयान को दे दें तो दे दें, लेकिन तारीख नहीं देंगे। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो मैंने अर्ज़ किया है ना कि क्या नून लीग और नवाज शरीफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट की जो मोहब्बत थी उसमें कोई दरारें आ गई हैं, मोहब्बत में कमी हो गई है, या फिर मोहब्बत तकसीम हो गई है। तो ये खबर कैसे निकली? वज़ीर आला हाउस पंजाब जो है वहाँ एक बड़े ज़िम्मेदार बड़े अफसर और वहाँ कोई मुलाकात थी और नून लीग के एक रहनुमा भी वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने ये कहा, जब ये आई है ना निगरान हुकूमत, उस वक्त जो नून लीग के लोग थे, साबिक़ MPs या MNAs तो उस वक्त थे, कौमी असम्बली के अरकान जो थे, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता था और यही लग रहा था जैसे ये नून लीग की हुकूमत है। वज़ाहर तो नहीं बताते थे ये लोग, लेकिन जो जानने वाले हैं या नून लीग वाले जो हैं, जो नून लीग के रहनुमा हैं, साबिक़ MPs हैं, MNAs हैं, वो इस बात को समझते हैं कि वो इसी तरह सरकारी दफातर में इधर उधर काम लेके जाते थे जैसे उनकी अपनी हुकूमत हो। तो उन साहब ने पूछा, जो नून लीग के रहनुमा थे, कि यार अब हमारे साथ आप लोगों की मोहब्बत जो है ना हुकूमत की, इंतज़ामिया की, वो कुछ कम हो गई है, वो पहले वाली बात नहीं है जो शुरू शुरू में हमें प्रोटोकॉल वगैरह दिया जाता था, मतलब उनका यही था, वो पहले वाली बात नहीं है। तो जो उन्होंने आगे से बात की वो बड़ी हैरानकुन बात थी। उन्होंने कहा जनाब नहीं 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 नहीं, मोहब्बत कम नहीं हुई बल्कि मोहब्बत तकसीम हो गई। तो तकसीम कैसे हुई है जी? वो ये कह रहे देखें जनाब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन वाली जो पार्टी है, ये भी तो किसी के कहने पे, यानी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ही वजूद में आई है, वो ही लोग इसके पीछे थे, उन्होंने जो बंदे भेजे थे पीटीआई में उन्हें वापस बुला के इस्तेकाम पार्टी में वापस भेजा है। तो फिर एक तो ये तो चलो ठीक है, ये बात तो मानते कि उनके साथ भी कुछ मोहब्बत करनी है ना, लेकिन एक ऐसी सियासी जमात का नाम उन्होंने लिया जो मेरे लिए हैरान कुन थी।
उन्होंने कहा फिर यार कुछ थोड़ी बहुत जो मोहब्बत है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों के लिए भी बचा कर रखी हुई है। ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी। बहरहाल वहाँ बहस बूस होती रही कि जनाब अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो क्या नतीजा निकलेगा, क्या हासिल असूल क्या होगा। वो जी हासिल असूल तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, कुछ ये होता है, कुछ वादे होते हैं, इस तरह की बातें शातें करके ना उन्होंने मायूस सा कर दिया नून लीग वाले रहनुमा को भी, और मैं भी जो उन्होंने जो नाम लिए कि जनाब फलां फलां जमात, तो मुझे से भी थोड़ी सी हैरत हुई। खैर मेरा तो इस मामले से तल्लक कोई नहीं, मायूसी में तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे हैरत ज़रूर हुई। अब निकला है वहाँ से, ये सुबह के टाइम की बात है। उसके बाद मैंने कहीं फ़ोन शून घुमाए इधर उधर कि यार ये वाकई ऐसे हो रहा है, काम क्या है, मामला क्या है, गड़बड़ क्या हो गई है। तो ये पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि नवाज शरीफ को माइनस कर दें, मरियम भी नहीं होगी, हमज़ा भी नहीं होगा, शहबाज होगा तो जनाब हम खुले बाजुओं के साथ वेलकम करेंगे, जिसमें मैंने भी इलाक किया था, पूरी तफसील आपके सामने रखी थी। तो फिर मैंने सारे जो मेरे ज़राए हैं, जो असल जो ताकत का सरचश्मा, आइन के तहत तो ताकत का सरचश्मा अवाम है ना, लेकिन अवाम समझते हैं कि असल ताकत का सरचश्मा कौन है। तो वहाँ मैंने राब्ता शाब्ता जो मेरे ज़राए हैं उनसे कोशिश की, और कुदरती तौर पे लाहौर में एक अहम शख्सियत के साथ जिससे ये खबर निकल सकती थी मेरी मुलाकात होती है। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो आप कह रहे हैं ना, ये डे टू डे अफेयर्स हैं, ये रोज़ाना की बुनियाद पे लॉलीपॉप और बच्चा नहीं देते कि जनाब जा हर एक नूं मुंडा दे जाना, ये हर एक नूं मुंडा दे रहे हैं असीं, ये वो गल नहीं है जो तुसी समझ रहे हो। तो मैंने कहा कि अब असल बात क्या है। उन्होंने कहा जनाब ये जो इमरान खान प्रोजेक्ट लेके आए थे और फिर नाकाम हुआ, और नाकामी उन्होंने तस्लीम की लाने वालों ने, तो ज़ाहिर है वो जाने वाले दो जो थे बड़े 3-4 वो तो चले गए। बाद में भी एक बड़ी तादाद जो है ये इस प्रोजेक्ट की हामी थी। वो कहते अब उन्हें समझ आ गई है, बल्कि फैसला कर लिया उन्होंने कि इमरान खान जैसा कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना। एक बात तो ये जो पुराने प्रोजेक्ट हैं उनको कंटिन्यू करना है, और दूसरी बात ये है कि वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ का प्रोफाइल जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और ये बात समझने के एक जहन नशी हो गई है उन लोगों के कि मुश्किल हालात में अगर कोई शख्स निकाल सकता है तो वो नवाज शरीफ है। उन्होंने मेरे साथ बड़ी अहम खबर एक शेयर की। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि नवाज शरीफ जला वतन होकर सऊदी अरब गए थे, उनके जो शाही ख़ानदान के साथ तल्लुकात हैं वो सबको पता है, सऊदी शाही ख़ानदान के साथ, और यूएई के जो हुक्मरान हैं उनके साथ भी बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, जो कतर के हुक्मरान हैं उनके साथ भी बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। वो कहते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है इमरान खान की मोहब्बत में, जब इमरान खान 2010 में लॉन्च किया गया तो उस वक्त ये अरबों के साथ जो शरीफ फैमिली के तल्लुकात हैं इसका भी जायज़ा लिया गया था, और ये सोचा गया कि शायद अरब ममालिक जो हैं इमरान नवाज शरीफ के साथ अगर कोई ज़्यादती होती है तो ये कोई रिएक्शन न दिखाएं, जो सऊदी अरब की तरफ से तेल शेल मिलता है फ्री खाते में वो ना बंद हो जाए, कभी इमदाद शमदाद की ज़रूरत पड़ जाती है वो ना बंद हो जाए। तो वो कहते हैं एक सोची समझी स्कीम के तहत नवाज शरीफ और अरबों के तल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की गई। उनका जनाब जब यमन और सऊदी अरब का झगड़ा हुआ और उन्होंने पाकिस्तान से फ़ौज मांगी, नवाज शरीफ वहाँ गए, बड़ा जनाब रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ, भाई आ गया, भाई चला गया। जब वो वापस आए हैं वहाँ तो ये वादा कर रख के आ गए, ठीक है जनाब हम आपकी फ़ौजी इमदाद करेंगे, हम भेजेंगे अपनी फ़ौज, लेकिन खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए होगी, ये इस तरह का वादा शादा करके आ गए। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट ने कहा नहीं जनाब हमने नहीं भेजनी। इमरान खान से भी बयानबाजी करवाई, पीपल्स पार्टी से बयानबाजी करवाई, और फिर असम्बली में एक करारदाद मंजूर करवाई कि जनाब हम अपनी फ़ौज बाहर नहीं भेजेंगे, हम कोई किराए के फ़ौजी हैं, इस तरह का। और फिर जब आपको याद होगा कि जब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे सऊदी अरब में, तो नवाज शरीफ ने तकरीर करनी थी, उन्होंने तकरीर नहीं करवाई थी नवाज शरीफ, इतने ज़्यादा तल्लुकात कशीदा हो गए थे। और फिर जो तस्वीर बनवाई गई थी सरबराहान की, नवाज शरीफ वो पीछे खड़े थे, नज़र ही नहीं आते थे, दायरा लगा के ढूंढना पड़ता था जनाब ये हमारे
वज़ीर आज़म हैं। वो जो रहील शरीफ साहब खुद तो उन्होंने इस्लामी जो अस्करी इत्तेहादी फ़ौज है उसकी क़यादत संभाल ली, यहाँ टके टोकरी कर गए। इस तरह तल्लुकात जो हैं ख़राब किए गए। वो कहते हैं जनाब अब अरबों को भी समझ आ गई है उनके नवाज शरीफ के साथ तल्लुकात जो हैं वो बहाल हो गए हुए हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ गई हुई है। वो कहते ना मच्छी जी पत्थर चट के मुड़ती है, वो कहते जी पत्थर चट लिया सी हुण असीं मुड़े आए हैं बकौल उनके। वो कहते हैं जनाब नवाज शरीफ के सिवा वो कहते हैं जनाब इस वक्त सबसे काबिल एतबार जो सियासतदान है इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो नवाज शरीफ है, और सबसे ज़्यादा जो इन्हिसार किया जा रहा है वो भी नवाज शरीफ पे किया जा रहा है। वो बाकी कहना ये जो आप दूसरी बातें कर रहे हैं ना, ये बस जंग टपाऊ बातें हैं। असल मामला यह है कि नवाज शरीफ और हाफिज साहब जो हैं वो यार उन्होंने मुझे ये कहा है कि जब नवाज शरीफ चाहेगा इलेक्शन हो जाएंगे। ये उन्होंने आखिरी बात मुझे की है। मैंने कहा इलेक्शन उनका जब नवाज शरीफ चाहेगा इलेक्शन हो जाएंगे। अब आते हैं जनाब अब्दुल करीम सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के साथ क्या किया। वो खबरें चल रही थी जनाब इस तरह हो गया मामला। तो मैंने फ़ोन किया अब्दुल करीम सिद्दीकी को, मैंने पूछा यार ये क्या हुआ था कि आप सोच के गए थे जनाब चीफ जस्टिस को बेइज्जत करना है। उनका नहीं, मैं सोच के नहीं गया था। उनका जनाब नए अदालती साल पे फुल कोर्ट इजलास था, उसके बाद चाय शाय चल रही थी तो सहाफ़ी जो हैं वो इकट्ठे हो गए बंदयाल साहब के इर्द गिर्द। वो कहते हैं मैं ज़रा दूर खड़ा हुआ था। वो कहते हैं मतीउल्लाह जान और दीगर जो सहाफ़ी हैं सीनियर लोग वो चीफ जस्टिस के साथ गपशप लगा रहे थे और इस मौका पर तस्वीरें भी बनवा रहे थे चीफ जस्टिस के साथ। और ज़ाहिर है वो कहते हैं मैं रिपोर्टर हूँ, कोर्ट रिपोर्टर हूँ, तो मैं भी पास चले गया जनाब क्या बातें कर रहे हैं सुनूँ तो सही। जब वो कहते हैं मैं पास गया बंदयाल साहब के तो उन्होंने मुझे कहा कि आ जाएं आप भी तस्वीर बनवा लें। तो वो कहते पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, ये वो कहते कि जानबूझ के मैंने नहीं किया, मुझसे हो गया। तो मैंने कहा जनाब मैंने आपके साथ तस्वीर नहीं बनवानी, मैं तो धड़ाबाज हूँ। अब धड़ाबाज क्यों कहा उन्होंने? एक तकरीब में कयूम सिद्दीकी को चीफ जस्टिस ने कहा था कि तुम धड़ाबाज सहाफ़ी हो, तो उसका उन्होंने गिला किया कि मैं तो धड़ाबाज हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कक्केज़ई तो नहीं। कक्केज़ई से मुराद जो पंजाब में हम लेते हैं, जहाँ कक्केज़ई हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, तो ये हम लेते हैं कि शायद ये लड़ाई से नहीं कतराते, एवं फड्डा पा लेंदे ने, मतलब ये उन्होंने कहना दा सी कयूम सिद्दीकी दे बकौल कि कक्केज़ई से मुराद यही है। तो वो उन्होंने कयूम सिद्दीकी ने कहा कि जनाब मैं जो भी हूँ कम से कम बंदयाल नहीं हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद बंदयाल साहब ने उनके साथ मुसाफा किया और पीछे चले गए। अब यहाँ तक तो सबको पता है जी स्टोरी हो गई। मैंने कहा यार फिर ये हो कैसे गया? उनका शायद ये फितरी था, कुदरती हो गया मुझसे। वो कहते हैं कि जो उमर अता बंदयाल ने मेरी सारी ज़िंदगी कोर्ट रिपोर्टिंग में गुजर गई है, वो कहते हैं जितना नुकसान अदलिया या सुप्रीम कोर्ट को उमर अता बंदयाल ने पहुँचाया है उतना किसी चीफ जस्टिस ने नहीं पहुँचाया। धड़ेबंदियाँ, हम ख्याल बेंच, जजों के खिलाफ, इवन ये कि सहाफ़ियों में धड़ाबंदियाँ कर रखी थी। उन्होंने सहाफ़ियों में अपना एक धड़ा बना रखा था। इसकी मिसाल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत मिसाल दी। उनका जनाब जब मेरे साथ उनकी बात हुई है ना, वो सदीक जान साहब जो है वो खड़े हुए थे पीछे। तो ये बंदयाल साहब जो हैं पहले भी सदीक जान से मिल के आए थे। जब मेरे साथ उनकी हुई है ये मुकालमाबाजी, तो उसके बाद वो जाके फिर सदीक जान के साथ बगलगीर हो गए। जरा आप मिलके करें, दलीम मिलके करें, हौजारी, इस टाइप सिचुएशन बन गई। वैसे ईमानदारी की बात है कि बंदयाल साहब का पूरा दौर और आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में जो भी इन्होंने फैसले किए तमाम मतनाज़ है। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो, जनाब ये सीक्रेट बैल्टिंग क्या होती है, ये कोई दायमी थोड़ा होती है, कोई रास्ता निकाल ले। जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन, पंजाब के वज़ीर आला का मामला, और फिर 63A की तशरीह, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुअत्तल, कमीशन इंक्वायरी कमीशन मुअत्तल, इमरान खान की मोहब्बत, सारा कुछ आप लोगों के सामने है। फ्री कैन पिट पिट भर गए कि खुदादा वास्ते फुल कोर्ट बना दो, फुल कोर्ट बना दो या लार्जर बेंच बना दो। नहीं जनाब, हम ख्याल बेंच, हम ख्याल बेंच, हम ख्याल बेंच, सारा बेड़ा गर्क इत्थों होया। ये
पूरी चार्ज शीट बनती है अगर हम देखें, और फिर वो कहते हैं जनाब आईनी इश्यूज में मुझे उलझा लिया गया। तो भाई आप ना उलझते, थे आइन के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। वो 90 डेज पे तो किसी को इख्तलाफ नहीं, तमाम जज कहते थे 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। मुश्किल इसलिए पेश आई कि ये एक सियासी लड़ाई थी। फिर सियासी लड़ाई थी तो आपने उसमें पंगा क्यों लिया? जो आइन कहते उसके मुताबिक कर देते। आपके पास तो 4 जर्नैल आए थे रिकॉर्ड डे के, तमाम सूरत समझाने आपको समझ नहीं। और अब भी आप यही कहे जा रहे हैं कि जनाब हम ठीक थे, हमने सही फैसले किए। और फिर काजी साहब की तारीफ कर रहे हैं कि जनाब बिलाशुबा मेरे भाई जो हैं वो काबिल तारीफ हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे लिए बड़े मोतबर हैं। मोतबर है तो आपने किसी बेंच में तो कोई बिठाया नहीं उनको तो आप घर भेजने के चक्कर में पड़े हुए थे। जब सदारती रेफरेंस आया उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तब आप क्या कर रहे थे? आप ही थे, नजरसानी की दरखास्त में भी आपने उनके खिलाफ फैसला दिया हुआ है। आप कह रहे हैं मेरे भाई हैं। और फिर जो बंदयाल साहब, इनके बारे में ये तय कर लिया गया है किसी जगह पे कि ये नाकाबिल एतबार आदमी है, झूठे आदमी हैं। व्हाट्सएप की मैसेजिंग का रिकॉर्ड मौजूद है। जनाब ये कर लेंगे, जब नई तकर्र होनी थी ना सुप्रीम कोर्ट में जजों की, उस वक्त की मैसेजिंग जो है वो कहीं किसी जगह पे महफूज है कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन किया कुछ नहीं, कोई वादा पूरा नहीं किया। कभी कहते हैं जनाब वो इजाज़ुल एहसन रुकावट बन गया, कभी कहते हैं जनाब मुनीब अख्तर रुकावट बन गया, कभी कहते हैं कोई। फिर आप किस बात के चीफ जस्टिस हैं? आप किस बात के जज हैं? ना बेंच बनाए उनके। ये अब इन्होंने चल जाना 16 सितंबर को घर, बंदयाल साहब ने। लेकिन जो हम ख्याल जजेस हैं उनके बुरे दिन आ जाने हैं। और ये मेरी इतला है, मेरी खबर है ये कि जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंसेस हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये सितंबर के बाद अगले महीना, सितंबर नहीं तो अक्टूबर में, अक्टूबर नहीं तो नवंबर, इससे आगे नहीं जाना, ये खुल जाना है। जो सरदार तारक मसूद साहब को, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, उन्हें इन्होंने भेजा हुआ है कानूनी राय लेने के लिए रेफरेंस। मेरी इतला के मुताबिक उनकी जो राय है वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ आ रही है। और उसमें ये जो इल्ज़ामात लगाए हैं इनकी लाजमी तौर पे जांच पड़ताल, जायज़ा, रिव्यू, हर चीज़ होनी चाहिए इसकी। अगर वो हो जाती है तो मुज़ाहिर नकवी साहब फंस गए। मुज़ाहिर नकवी साहब ने खत भी लिखा हुआ है एक चीफ जस्टिस को, उमरता बंदयाल को, जो चेयरमैन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उनको, कि जनाब ये इतनी देर से रख के बैठा हुआ है सरदार तारक मसूद, जो तो पहले ही पता है कि मेरे खिलाफ है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें शायद की हुई उन्होंने सरदार तारक मसूद के खिलाफ। जनाब वो जब उसका खत आएगा तो मैं कहूँगा जनाब ये तो पहले ही मेरे खिलाफ था। जब उनकी राय आएगी, अब उनकी राय जो है ये आने वाली है 1-2 दिनों में। और वो ज़ाहिर है वो ओपन तो नहीं करते, लेकिन ज़राए से खबर निकल आती है। वो खबर जो आएगी यही पता चलेगा कि जनाब मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस को कंटिन्यू करने की या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई है। ये मामला चल रहे हैं। इंशाल्लाह 16 सितंबर भी आया कि कितना दूर आ, बाकी फिर इसके बाद बाकियों की भी बारी आएगी। जिन्होंने आइन की और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की हुई है वो सारे फंसेंगे, सारे जाएंगे। वैसे एक बात और भी हो रही है कि जनाब वो जो दरखास्तें पेंडिंग हैं जो जूनियर जजों को ऊपर लेके गए थे, वो एक मुश्किल काम है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट की जो सरेआम खुले बंदों जो खिलाफ वर्जी हुई है उनकी माफ़ी नहीं होनी। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।